वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सोशल साइंस की बात की थी और उसके द्वारा हमने नए लेसन की शुरुआत कर ली थी। और नए लेसन के तहत हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, और मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी ली थी। किस प्रकार अलग अलग राजधानियों के माध्यम से मौर्य वंश के जो शासक हैं वो प्रांतों पर नियंत्रण करते थे, ठीक है। और किस प्रकार से वो कर और भी जो चीज़ें हैं वो लेते थे संसाधनों के रूप में, उनकी बात कर ली थी। तो आज फिर पढ़ते हैं हम आगे से। तो आगे हम पढ़ेंगे कि राजधानी में सम्राट की क्या कंडीशन थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। राजधानी में सम्राट, ठीक है। तो ध्यान देंगे, लिखा है कि मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसके दरबार में एक राजदूत था, इसका नाम था मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, ठीक है। तो एक बात याद करनी है कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन था, मैगस्थनीज था। जो पहले क्या था, यूनान के जो राजा हैं यूनानी, उनका नाम है सेल्यूकस निकेटर, उनका क्या था, राजदूत था, ठीक है, राजा का दूत था। मैगस्थनीज ने कुछ ऐसा देखा उसका विवरण दिया है कि उसने क्या क्या देखा, उसने अपनी किताब में लिखा भी है, ठीक है। उसकी किताब है इंडिका नामक किताब, उसमें इस प्रकार की बातें मिलती हैं। तो क्या क्या देखा उसकी बात करते हैं हम। लिखा है कि यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, ठीक है। हम वो पढ़ेंगे कि कौन सी बातें लिखी उसने। ध्यान देंगे, किताब में लिखा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक यानी शरीर की रक्षा करने वाले सोने और चांदी के अलंकृत आदियों पर सवार रहते थे, ठीक है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। देखो किस प्रकार की सुरक्षा की बात आती है। मतलब अगर शोभा यात्रा करते तो आगे पीछे अंगरक्षक होते थे, वो हाथियों पर बैठे हुए थे। उनके पास में पेड़ पर तोते होते जो ध्यान रखते थे कि राजा पर कोई आक्रमण नहीं कर ले। राजा को हमेशा डर रहता है कहीं उसकी हत्या नहीं कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार की होती थी। राजा का जो खाना है वो राजा खाने से पहले एक बार खाना को टेस्ट करते, कहीं खाने में किसने जहर तो नहीं डाला है। और राजा अपने कमरे में एक ही रात को 2 बार एक ही कमरे में नहीं सोते थे, एक रात में 2 अलग अलग कमरों में सोते थे ताकि कोई उनके कमरे में आकर उनको नहीं मार दे। इस प्रकार की चीज़ें होती थी राजा की सुरक्षा के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। जो पाटलिपुत्र है उसकी बात करेंगे, जो आधुनिक पटना है ये बात आपको याद रखनी है। लिखा है, किताब में ध्यान देंगे, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। कौन, पाटलिपुत्र। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ, एक दीवार से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ दीवार भी है। इसमें 1570 बुर्ज बने हुए हैं। जैसे ये दीवार है ना ऐसे, तो इस दीवार की इस तरफ ऐसे ऐसे 12 बुर्ज बने होते हैं, ठीक है, ढांचा को मजबूत करने के लिए। और 64 द्वार है। नगर के चारों तरफ बहुत बड़ी क्या है, प्राचीर है, दीवार है, 64 दरवाजे हैं, गेट हैं, और ऐसे बुर्ज बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर राजा के सैनिक बैठते थे सुरक्षा के लिए। 2 और 3 मंजिल वाले घर
2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। यहाँ पर जो घर हैं 2-3 मंजिल वाले वो लकड़ी से बने हुए हैं, कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है। काठ यानी लकड़ी होता है, काठ यानी क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, राजा का महल भी लकड़ी से बना हुआ है। इस प्रकार से लकड़ी का यूज हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ठीक है, पत्थर का प्रयोग करके उन्होंने पूरी लकड़ी का प्रयोग करके, पत्थर का प्रयोग करके महल बनाया होता। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये चारों तरफ के लिखा है, ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है। जो महल बनाया उसके चारों तरफ बगीचे होते थे जहाँ पर चिड़िया थी। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य भी आसपास में इस प्रकार से वो बनाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा है, राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे, ताकि पता लगे कहीं ऐसा तो है नहीं कि खाने में जहर किसने मिलाया हो राजा को मारने के लिए। इसलिए पहले ही खाना को टेस्ट करते हैं ताकि पता लग जाए कि जहर है कि नहीं है, ताकि फिर खाना आराम से खा सके राजा, इसके लिए। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। लिखा है, और अंत में जंगल वाले इलाके जाते थे। राजा जंगल भी जाते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर थे। जब राजा या राजा के अधिकारी जंगल जाते थे तो वो जंगल के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं या और भी जंगल में रहने वाले, उनसे हमेशा इस प्रकार की उम्मीद की जाती है कि वो हाथी ला कर दें, क्योंकि जंगल में रह रहे तो उनके पास हाथी हैं, लकड़ी हैं, मधु यानी मधु का मतलब होता है शहद, मधु का मतलब क्या होता है, शहद, शहद ला कर दें, मोम जो मिलती है जंगली पेड़ों से वो ला कर दें, इस प्रकार की बात भी आती है। अशोक एक अनोखा सम्राट किस प्रकार का था उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के जो प्रसिद्ध शासक का नाम आता है वो अशोक आता है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। वो ऐसे शासक थे कि जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए उन्होंने अभिलेख लिखा है। फिर राजा के मन में किस प्रकार की बातें आ रही हैं, राजा जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, इन बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अभिलेख लिखे, स्तंभ पर लिखा, किसी शिलालेख पर लिखा और वो सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। अशोक ने जो पत्थरों पर जो बातें लिखी हैं या स्तंभ पर जो बातें लिखी हैं वो किस भाषा में लिखी हुई है, प्राकृत भाषा या ब्राह्मणी भाषा। प्राचीन भारत की ये भाषा है जिसकी मैंने बात की, प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी भाषा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन दो भाषाओं में इनके अभिलेख मिलते हैं हमें। आगे किताब में ध्यान देंगे। लिखा है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, एक अभिलेख मिला है, उस पर अशोक द्वारा जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो उड़ीसा के आसपास जो कलिंग आया हुआ है वहाँ की बात की गई है अभिलेख के माध्यम से। लिखा है कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। उस अभिलेख में लिखा है कि राजा जब बन गया था अशोक, उसके 8 साल बाद उसने युद्ध किया कलिंग पर और उसकी अशोक की क्या हुई, विजय हुई, जीत हुई। ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए। कितने लाख, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया युद्ध के अंदर। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए उस युद्ध में, 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख से भी ज़्यादा। कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक के द्वारा उसमें 1.5 लाख लोगों को बांध दिया गया, बंदी बनाया, पकड़ लिया गया। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मारा गया या वो मर गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। अब जो कलिंग का युद्ध हुआ है उस कलिंग के युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक को बहुत दुख हुआ, इतने लोग मरे हैं, इतने बंदी बना दिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस युद्ध के बाद में मौर्य सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। तो वो कलिंग का युद्ध है।
जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। कोई ऐसा देश या राज्य या प्रदेश जिसको जीता जाता हो तो युद्ध करना पड़ता है और युद्ध के द्वारा अनेक लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ऐसे लोग जो मेहनत करने वाले हो, काम करने वाले हो, ब्राह्मण जो है, ऐसे लोग भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, सैनिकों के अलावा जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ऐसे लोग जो अपने परिवार वालों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ऐसे लोग जो अपने दास या जो कोई मरे हुए व्यक्ति है जिनके प्रति उनको दया आती है, ऐसे लोगों को भी युद्ध में मरना पड़ता है या उनके परिवार वाले हैं वो चले जाते हैं। तो हर प्रकार से युद्ध से क्या है, नुकसान है। भाई युद्ध होगा तो सैनिक मरेंगे, परिवार वाले मरेंगे, कोई न व्यक्ति तो मरेगा। इसका मतलब युद्ध से हमेशा हानि होती है। और कलिंग के युद्ध को देखें तो लाखों लोगों में मरे हैं, कितने लोग बंदी बना दिए गए हैं। तो ये सब क्या है, युद्ध के परिणाम हैं। तो युद्ध हमेशा क्या होता है, खराब परिणाम निकालता है, अधिकतर ये होता है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि जब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। जब भगवान बुद्ध की बातें करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, जिसको भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है जिनको धम्म कहते हैं, तो अशोक सम्राट ने बुद्ध या बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म की निर्वाण की, इस प्रकार की बुद्ध धर्म की जो शिक्षाओं की बात की और उनको पालने के लिए उन्होंने इस प्रकार से अनेक अभिलेख लिखाए। ठीक है, तो ये अशोक सम्राट के अभिलेखों से अपन को इस प्रकार की जानकारी मिलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं जानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से भी ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध नहीं करें। अशोक ने इस प्रकार के जो अभिलेख लिखा है जिसके अंदर उसने धम्म की बढ़िया बढ़िया बातें, शिक्षा लिखाई ताकि लोगों का परिवर्तन हो सके हृदय। और अशोक को दुख हुआ इस कलिंग के युद्ध के बाद में, और अशोक को लग रहा था, सम्राट अशोक को, कि उसके मृत्यु के बाद में उसके जो बेटे हैं या उसके जो पोते हैं वो भी क्या नहीं करें, वो युद्ध नहीं करें। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार अभिलेख लिखाए और धम्म के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया। लिखा है, इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। हर प्रकार से वो चाहते हैं अशोक सम्राट के उनके बेटे पोते धम्म के विचारों को आगे बढ़ाएं। और इस प्रकार से धम्म जिसकी बात कर रहे हैं हम, भगवान बुद्ध की और बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किए अशोक सम्राट ने। ये बात आपको याद रखनी है और समझनी है। आगे देखो, लिखा है अशोक का कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक का किस प्रकार का कलिंग युद्ध था उसकी बात करेंगे। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो उड़ीसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर उड़ीसा है वर्तमान में, वहाँ जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम था, कलिंग नाम था। ठीक है, मानचित्र 5 और पृष्ठ संख्या 68 में हम देखेंगे कलिंग कहाँ आया हुआ है, हमने अभी बात भी की थी। लिखा है कि अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। जो कलिंग का युद्ध हुआ, उस युद्ध से काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे, इतना खून खराबा हुआ कि अशोक को बहुत बुरा लगा। उसको लगा कि युद्ध से हमेशा दूर रहना चाहिए। युद्ध से अशोक को घृणा होने लग गई और उसने इस प्रकार से निर्णय लिया कि वो आने वाले समय में फ्यूचर में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक द्वारा जो धम्म है या धर्म है, बौद्ध धर्म की बात करेंगे हम, तो वो क्या था, तो उसकी बात करते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये
उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक के द्वारा जो धम्म है, उनका मानना है कि धम्म का मतलब ये नहीं कि धर्म के माध्यम से किसी भगवान की पूजा करना है या कोई यज्ञ हवन या कर्म कांड करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि जिस प्रकार एक पिता अपने बेटे का अच्छे तरह से पालन करता है, उसको अच्छी शिक्षा देता है, वैसे ही राजा का जो कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के लिए अच्छे निर्देश दे, प्रजा के हित में कार्य करे। और अशोक है वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उनसे प्रेरित था। उनको भगवान बुद्ध की बातें या शिक्षाएँ अच्छी लगती थी, तो इस प्रकार से कार्य करने के लिए अशोक ने प्रयास किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है कि ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। फिर साम्राज्य में एक ही धर्म है, एक ही धर्म की बातें करेंगे तो लोग अलग अलग धर्म मानने वाले हैं, तो इससे लोग क्या होते थे, लोगों के बीच में टकराव पैदा हो जाता है। उनमें नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वो जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म की शिक्षा मानते हैं, उनको अलग धर्म के मानने के लिए कहा जाए तो वो बिल्कुल विरोध भाव उत्पन्न करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर यानी खराब व्यवहार किया जाता था। इनके रहते थे। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। दरअसल साम्राज्य में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दास या जो नौकर है उनके साथ में खराब व्यवहार होता था, भद्र व्यवहार होता था। आसपास के जो परिवार हैं वो भी आपस में लड़ाई करते थे, बीच में झगड़े होते रहते थे। ये बात भी हमको दिखाई देती है, हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। जब साम्राज्य में इस प्रकार की लड़ाइयाँ हो, आपस में लड़ाई हो, बलि चढ़ाई जाए, लोग नौकरों या दासों को खराब व्यवहार के साथ में देखें, तो राजा का इस प्रकार का कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की जो भी समस्या है उनका दूर करें। इसलिए उन्होंने धम्म महामात लिखा है, धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने धम्म की बातें जो थी कि लोगों की भलाई करना, किस प्रकार भगवान बुद्ध की जुड़ी हुई जो शिक्षा है उसको दिखाना, इसलिए अशोक सम्राट ने क्या किया कि इस प्रकार की बातों को हर जगह फैलाने के लिए, इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने धम्म महामात नामक अधिकारियों की क्या की नियुक्ति। और इनका जो प्रमुख काम था कि क्या किया जाए, अलग अलग जगहों पर धर्म की शिक्षा दी जाए और धर्म के बारे में बात की जाए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा लिखा है कि उत्कृष्ट पॉलिश करने वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, इस पर पॉलिश की हुई बहुत बढ़िया पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तूप का हिस्सा है। बिहार के अंदर जगह है रामपुरवा, अभी हमने बात भी की थी, मानचित्र में देखा भी था। वहाँ जो एक मौर्य काल का स्तंभ मिला है, इस प्रकार का खड़ा स्तंभ, उसका एक भाग है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना। ये वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में है। और ये मौर्य काल की बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, तो आप इसको याद कर सकते हो। और चित्र देख रहे हो कि मौर्य काल की किस प्रकार की डिजाइन है, पॉलिश की हुई है, चमकदार बैल बना हुआ है, तो उस समय की कला है, मूर्ति कला मौर्य काल की। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, फिर लिखा है कि इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों की नियुक्ति की है। वो अधिकारी क्या करते हैं, एक जगह पर दूसरी जगह पर जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते थे और अच्छी बातें करते थे, धर्म की शिक्षा देते थे, धर्म की। इसके अलावा अशोक ने इन संदेश को और भी लोगों पर पहुंचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के निर्देश दिए। शिलाओं पर लिखाएं, स्तंभों पर बातें लिखाई, खुदवा दिए। अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। तो इस प्रकार के आदेश दिए कि भी ये जो बातें लिखाई गई है उन लोगों को भी सुनाएं जो पढ़ नहीं सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और किताब पर
आप पढ़ रहे होंगे, किताब में आप बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।